हेलो बच्चों। तो बच्चों हमने हमारी पिछली क्लासेस के अंदर हमने टेम्परेचर और प्रेशर के इफेक्ट के बारे में बात की, जहाँ पर हमने लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन की जो कंप्लीट थ्योरी थी, जो कंप्लीट इक्वेशन थी, उसके बारे में पढ़ा। और आफ्टर दैट हमने जो फ्रेंडलिज की इक्वेशन थी दोनों के बारे में भी देखा था, और देखा कि इन रियल फ्रेंडलिज जो है वो कंप्लीट इक्वेशन नहीं दे पाए। उसका वेरिफिकेशन और जो रिलेशन जो हुआ था वो किसने किया था? लैंगम्यूर ने किया था। और मैं आपको ये दोनों इक्वेशन करवा चुका हूँ। हालांकि जो बेसिक पोर्शन है वो ज्यादातर लैंगम्यूर थ्योरम का यूज आता है जेईई और नीट के एग्जाम्स के अंदर, लेकिन हमारे जो है वो नॉर्मली फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म जो है वो पूछा जाता है। और इसके बाद जो है वो हमारे इस चैप्टर के अंदर जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कैटालिसिस के बारे में। अब ये कैटालिसिस हमने किया था आई थिंक थर्ड और फोर्थ चैप्टर में किया था, रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर। सेम वही चीजें हैं, लेकिन हमें सरफेस केमिस्ट्री के अंदर कैटालिस्ट को पढ़ना और इसके टाइप्स के बारे में बात करना। तो कंप्लीट आपको कैटालिस्ट के बारे में जानकारी इसमें मिल जाएगी, तो आप इसको ध्यान से कीजिएगा, पूरे सिस्टम को, पूरी चैप्टर को, इस टॉपिक को। तो अगला जो टॉपिक है वो है हमारे पास कैटालिसिस के बारे में। मैं आपको वैसे तो बता चुका हूँ कि कैटालिस्ट क्या होते हैं, जो एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देते हैं या रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, उनको क्या कहा जाता है? कैटालिस्ट कहा जाता है। लेकिन हम इसको थोड़ा सा ब्रीफली करने वाले हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखिए। मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया जो है मेरे पास पोटेशियम क्लोराइड का, KClO3 दे रखा है। अगर हम इसको डिकम्पोज करते हैं ऑलमोस्ट टेम्परेचर 653 से लेकर के 7 या 873 केल्विन की रेंज के बीच, अगर पोटेशियम क्लोराइड को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, क्या 653 से लेकर के 873 केल्विन के टेम्परेचर रेंज के बीच में, तो ये डिकम्पोज हो करके आपको क्या करता है, एक तो पोटेशियम क्लोराइड और साथ में क्या प्रोवाइड करवाता है? ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है। लेकिन यही अगर इसी रिएक्शन में KClO3 पोटेशियम क्लोराइड की इसी रिएक्शन में अगर हम क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड, स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड अगर यूज कर ले, तो यही रिएक्शन जो है वो 573 केल्विन से 633 केल्विन के बीच में होगी। सेम क्या मिल जाएगी आपको? प्रोडक्ट में मिलेगी। क्लियर बात है? तो अब इन दोनों रिएक्शन को हम स्टडी करते हैं। देखो जरा क्या है ये जो है ना, स्टार्टिंग में जो था वो क्या है, डीकंपोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। तो हम इसको लिख लेते हैं, व्हेन पोटेशियम क्लोराइड इज हीटेड, अगर पोटेशियम क्लोराइड को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, व्हेन पोटेशियम क्लोराइड इज हीटेड एट कितने टेम्परेचर पे? 653 से लेकर के 873 केल्विन की रेंज के ऊपर, it decompose to give oxygen। ऑक्सीजन देने के लिए क्या करता है, ये डिकम्पोज होता है। while in presence of small amount of manganese dioxide, it decompose rapidly। ये जल्दी से क्या होता है, रैपिडली क्या होता है, डिकम्पोज होता है। लोअर टेम्परेचर पे होता है, कम टेम्परेचर पे रिएक्शन होती है। डिकम्पोज rapidly even at lower temperature। लोअर टेम्परेचर रेंज जो कितना है हमारे पास, ऑलमोस्ट क्या मिलेगा आपको, 573 से लेकर के 633 केल्विन के बीच। और ये केवल इसी रिएक्शन में नहीं है। अभी तक मैंने आपको कैटालिस्ट नहीं बताया, मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल लेकर के बता रहा था कि अगर मैं पोटेशियम क्लोराइड को, ये क्या है हमारे पास, पोटेशियम क्लोराइड,
अगर हम इसको इतने टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो ये आपको पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है। लेकिन वहीं पर अगर मैं उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड ले लेता हूं और तब अगर मैं डिकम्पोजिशन करवाता हूं तो वही रिएक्शन क्या होती है लोअर टेम्परेचर पे, और थोड़ी सी आपको उससे तो क्या मिलेगी, ज्यादा फास्ट मिलेगी, और ये रिएक्शन आपको क्या मिलेगी, स्लो मिलेगी। तो अगर मैं थोड़ा नोटिस करूं तो सारी चीजें सेम है, प्रोडक्ट भी वही है, रिएक्टेंट भी वही है, बस जो टेम्परेचर में चेंज आया वो किसके कारण आया है, इस फॉरेन सब्सटेंस के कारण। और इसी फॉरेन सब्सटेंस को ब्रेजिलियस जो एक साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे, उन्होंने इसी फॉरेन सब्सटेंस को क्या नाम दिया था, कैटलिस्ट का नाम दिया था। और ये ना केवल इस एक रिएक्शन, बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस होती हैं, केमिकल रिएक्शन होती है जो नॉर्मली क्या करती है, या तो हाई टेम्परेचर पे होती है या होती ही नहीं। अगर उनमें स्मॉल अमाउंट ऑफ किसी फॉरेन सब्सटेंस का ऐड कर दिया जाए तो वो रिएक्शन रेट को भी इंक्रीज करती है, दैट मींस वो रिएक्शन फास्टली भी होती है और बहुत कम टेम्परेचर पे भी हो जाती है, और उन्हीं को क्या कहा जाता है, कैटलिस्ट कहा जाता है। मैनी रेट्स ऑफ रिएक्शन, मैनी रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, थोड़ा जचा नहीं लाइन, इसको लिख लेना वैसे तो, दैट मींस मैनी केमिकल रिएक्शन जो है कुछ ऐसा लिख लेना, केमिकल रिएक्शन रेट्स ऑफ मैनी केमिकल रिएक्शंस कुछ ऐसा लिख लेना है ना, कैन बी अल्टर्ड, और अल्टर चेंज होती है बाय these type of foreign substance, these type of foreign substance, कि इस प्रकार के फॉरेन सब्सटेंसेस के द्वारा क्या होती है, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस की रेट जो है वो अल्टर होती है। एंड ब्रिजिलियस almost in 1965 के अंदर suggested these foreign substance as catalyst। ब्रिजिलियस ने इन फॉरेन सब्सटेंस को क्या नाम दिया था, कैटलिस्ट नाम दिया था। अब ये क्या करते हैं कैटलिस्ट, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो देखिए जरा क्या होगी, कि ऐसे सब्सटेंस, ऐसा कोई भी फॉरेन सब्सटेंस जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को, देखो जरा यहाँ मैग्नीज ऑक्साइड जो है वो खत्म नहीं होता, केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता, जो रिएक्टेंट के हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स वही आपको कहाँ मिलते हैं, प्रोडक्ट में, मतलब वहां इसका तो कोई यूज ही नहीं है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट। तो ऐसे कोई केमिकल सब्सटेंस जो क्या करते हैं, रिएक्शन में तो भाग लेते नहीं, लेकिन उनकी रेट को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। क्या करके, एक नए रास्ते से रिएक्शन को करवा देते हैं। नए रास्ते का मतलब, ये जो रिएक्शन थी ये हाई टेम्परेचर पे होने वाली थी, तो इसका मतलब एक्टिवेशन एनर्जी की अगर मैं बात करता हूं तो यही रिएक्शन जो है कुछ ऐसे, और सेम रिएक्शन आपको कुछ यूं मिल जाएगी। ये क्या है, इस तरफ एक्टिवेशन एनर्जी है, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी किसकी, पहली रिएक्शन की, ये किसके लिए ग्राफ है, सेकंड रिएक्शन के लिए। अर्थात जब आपने मैग्नीज डाइऑक्साइड का प्रेजेंस नहीं लिया था तब ये हायर रिएक्शन पे होती थी, हायर टेम्परेचर रिक्वायरमेंट पे थी, मतलब एक्टिवेट करने के लिए, रिएक्शन को करने के लिए आपको ज्यादा टेम्परेचर चाहिए था, लेकिन वही रिएक्शन प्रेजेंस लेने पर उसी सब्सटेंस की क्या होती है, थोड़े से कम टेम्परेचर में हो जाती है और थोड़ी सी फास्टली भी हो जाती है। इसका मतलब कि ये वो सब्सटेंस है जो किसी केमिकल रिएक्शन की रेट को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। क्या करके, एक डिफरेंट पाथ, एक डिफरेंट वे जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं रिएक्शन को, अलग तरीके से किसी रिएक्शन को करवा देते हैं जिनको लोअर एक्टिवेशन एनर्जी की क्या होती है, आवश्यकता होती है। और इस फिनोमिना को, कैटालिस्ट से होने वाली जो रिएक्शंस हैं और इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, कैटालिसिस कहते हैं। तो हम इसके टाइप्स और डेफिनेशंस के बारे में आगे लिख लेते हैं, देखिए जरा आगे। क्या थी हमारे पास, डेफिनेशन थी कैटलिस्ट की, तो क्या है वो फॉरेन सब्सटेंस जो है उन्हीं को क्या कहा जाता है, कैटलिस्ट कहा जाता है। तो सब्सटेंस which increase or decrease
substance which increase or decrease the rate of a chemical reaction without going itself any chemical or physical change or any change. A substance which increase or decrease the rate of reaction of a chemical reaction without going itself any change by providing a different path, by providing a different path for reaction is called catalyst. ऐसे सब्सटेंस को क्या कहा जाता है? हम बोलते हैं ऐसों को कैटलिस्ट. And the phenomena is known as catalysis, and the phenomena is called catalysis. एग्जाम्पल बहुत सारे हैं हमारे पास, जैसे कि हैबर प्रोसेस की बात कर लो, जिसमें हम क्या करते हैं, अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं N2 पेरिस की, वहां पर हम प्रेजेंस करते हैं. आफ्टर दैट जैसे कि शुगर का हम क्या करते हैं, या फिर एस्टर है, एस्टर के हम क्या करते हैं, वो हाइड्रेशन करते हैं. हाइड्रेशन ऑफ एस्टर है इथाइल अल्कोहल बनाने के लिए. आफ्टर दैट हमारे पास वो सेकंड होगा वो शुगर की रिएक्शंस हैं, हाइड्रेशन जो है. निकल की जो हम रिएक्शन करवाते हैं जिसमें H2 का एडिशन करते थे डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स के अंदर, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है निकल की प्रेजेंस में. तो बहुत सारी ऐसी केमिकल रिएक्शंस हैं जो क्या होते हैं, कैटलिस्ट की प्रोसेस में होती है, की प्रेजेंस में होती है. और इस फिनोमिना को क्या कहा जाता है, कैटालिसिस कहा जाता है. जनरली कैटालिसिस जो है वो आपको दो टाइप का मिलता है, पढ़ेंगे इनके बारे में. एक होगा हमारे पास पॉजिटिव और एक क्या होगा, नेगेटिव होगा. लेकिन नॉर्मली क्या करते हैं, हम पॉजिटिव कैटालिसिस के बारे में ही बात करते हैं. क्यों? क्योंकि पॉजिटिव कैटालिसिस वो है जो क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, और नेगेटिव कैटालिस्ट वो है जो एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देता है. अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा, है कि फास्टली होगा. तो दूसरा क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करता है. दोनों तरीके से है ना, इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कर सकते हैं. दूसरों को पॉइजन कहा जाता है या फिर इनहिबिटर बोलते हैं, उनके बारे में भी बात आएगी कि जो सब्सटेंस हैं जो रेट को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन की, उनको क्या कहा जाता है, कैटलिस्ट कहा जाता है. और हर एक कैटलिस्ट का खुद का क्या होता है, एक अलग से फंक्शन होता है. तो अगर नॉर्मली मैं किसी कैटलिस्ट के बारे में बात करूं तो इसके ना दो मेन जो है वो पॉइंट्स होते हैं. सबसे पहली बात, कैटलिस्ट do not alter the equilibrium constant. याद रखना बात है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होता कैटलिस्ट के कारण. रीजन पढ़ेंगे हम अभी कि क्यों नहीं होता. एज क्योंकि रेट जो है केमिकल रिएक्शन की जो रेट है इन फॉरवर्ड और रिवर्स, the rate in forward और reverse are same, कि सेम रेट होती है. मतलब कोई भी कैटलिस्ट जो है जितना रिएक्शन को फॉरवर्ड कर सकता है उतना ही रिवर्स भी कर सकता है. दोनों की रेट क्या होती है, उसमें सेम होती है. इसका मतलब इक्विलिब्रियम कभी भी अल्टर नहीं होता. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमेशा क्या रखता है, वो सेम रखता है. और एक स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट की ही रिक्वायरमेंट होती है और ये रिएक्शन में कभी भी क्या करते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते. सेकंड क्या होगा, ओनली
small amount of catalyst, ज्यादा कैटलिस्ट यूज नहीं किया जाता, स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट इज यूज्ड which only enter the activation energy, only change enter the activation energy। मैंने टाइप के बारे में नहीं बात की क्योंकि मैंने बताया दो टाइप का है, तो हम लिख नहीं सकते अभी कि वो हमेशा क्या करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेगा या ज्यादा करेगा। अब मुझे स्पेसिफिकली बताना पड़ता है कि जो कैटालिसिस है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। समझ में आई बात है? इसलिए मैंने सिर्फ क्या लिखा है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करता है, या तो कम करता है या क्या करता है, ज्यादा करता है, which only enter the activation energy, जो एक्टिवेशन एनर्जी को सिर्फ चेंज करता है। अब पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करते हैं, जनरली जो है वो पॉजिटिव कैटलिस्ट ही यूज किए जाते हैं। और नेगेटिव कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करते हैं। चलते हैं उन पे भी, लेकिन उससे पहले चलते हैं हम कैटालिसिस के टाइप्स के ऊपर। तो सेकंड पॉइंट नोट कर लीजिएगा, टाइप्स ऑफ कैटालिसिस। तो जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारे पास टाइप्स ऑफ कैटालिसिस। फिजिकल स्टेट के बेस पे अगर हम बात करें, क्या नॉर्मली इसका क्लासिफिकेशन फिजिकल स्टेट के बेस पे ही है, क्योंकि केमिकली क्या क्लासिफिकेशन करेंगे, क्योंकि किसका, कैटलिस्ट का तो एक काम है, या तो रेट को इंक्रीज करे रिएक्शन करके, या क्या करे, डिक्रीज करे। और सिंपल सा फंडा है इसका कि या तो इंटरमीडिएट बनाएगा या एडजॉर्प्शन करेगा। दोनों थ्योरम है, इसकी थ्योरीज है जो हमें बताती है कि कैटालिसिस असल में होती कैसे, कैटलिस्ट काम कैसे करता है। लेकिन मैं अगर ये बोल दूं कि मैं केमिकली डिफाइन करूं, तो केमिकली इनका कोई डिफरेंशिएशन है ही नहीं, है क्या नहीं? कैसे कर पाएंगे कि केमिकल रिएक्शन तो एक ही प्रकार की होगी ना हर एक के अंदर। ऐसा तो बोल नहीं सकते कि ये वो कैटलिस्ट हैं जो धीरे रिएक्शन करवाते हैं, ये वो हैं जो फास्टली करवाते हैं, कोई फंडा ही नहीं बनेगा ऐसा सब। तो फिजिकली क्या है, इनका क्लासिफिकेशन है कैटलिस्ट का, और वो भी है दो टाइप का। और वो कैसे कि मैक्सिमम का ऐसा भी तो हो सकता है ना, चांसेस आपको देखे होंगे आपने कि जो कैटलिस्ट लिए जाते हैं वो या तो सॉलिड होते हैं या लिक्विड होते हैं या गैस होते हैं। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि रिएक्टेंट, अगर मैं किसी की बात करूं वो गैसियस फॉर्म में था, अगर हम उसके अंदर जो कैटलिस्ट यूज करते हैं वो भी अगर गैसियस हो और प्रोडक्ट भी अगर क्या बने, गैसियस फॉर्म में बने, तो ऐसा नहीं हो गया कि रिएक्टेंट का, कैटलिस्ट का और प्रोडक्ट का, तीनों का जो फेज है वो सेम है। तो इसका मतलब ऐसी जो कैटालिसिस जिसमें आपको क्या मिलते हैं, तीनों के फेज से मिलते हैं, इनको कहा जाता है होमोजीनियस। और अब क्या होगा, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये है कि तीनों डिफरेंट हो, तो इनको क्या कहेंगे हम, हेट्रोजीनियस। नॉर्मली याद रखना, सॉलिड की रिएक्शन आप कभी नहीं देखोगे, ऐसा नहीं देखोगे कि रिएक्टेंट सॉलिड है और जो कैटलिस्ट है वो सॉलिड ले लेंगे, प्रोडक्ट भी सॉलिड बन जाएगा, तो ये तो चांस ही नहीं। तो क्या बचता है हमारे पास, या तो रिएक्टेंट लिक्विड हो सकते हैं या रिएक्टेंट क्या हो सकते हैं, गैसियस फेज में हो सकते हैं। तो अब क्या होगा, लिक्विड में अगर लिक्विड ही कैटलिस्ट यूज करूं, प्रोडक्ट भी लिक्विड मिले, और गैसियस फेज में अगर हम गैस को ही यूज करें और प्रोडक्ट को क्या मिले, हमें गैसियस ही मिले, तो ऐसी कैटालिसिस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, होमोजीनियस कैटालिसिस कहा जाता है। तो फिजिकली इसके कितने टाइप्स हैं, तो आप ये लिख देना, फिजिकली ऑन द बेसिस ऑफ फेज ऑफ रिएक्टेंट, product and catalysis, catalysis is divided into two parts. The first one is homogeneous, जो पहला है वो हमारे पास क्या है, homogeneous catalysis है। क्या होती है homogeneous catalysis, in which the phase या स्टेट की बात चल रही है, फिजिकल स्टेट की, फेज ऑफ रिएक्टेंट, कैटालिस्ट आर सेम
से कि ऐसे सभी रिएक्शन जिनमें रिएक्टेंट का, कैटलिस्ट का और प्रोडक्ट का जो फेज है वो आपको क्या मिलता है, सेम मिलता है, ऐसी सभी रिएक्शंस को क्या कहा जाता है, होमोजीनियस रिएक्शंस का नाम दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर कॉन्टैक्ट प्रोसेस की, फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल देख लेते हैं 3-4 इनके। अगर मैं पहले एग्जांपल की बात करूं, कॉन्टैक्ट प्रोसेस हमने किया था प्रिपरेशन ऑफ H2SO4। हम वहां क्या करते थे, सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन करवाते थे इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड जो आपको क्या करता था, सल्फर ट्राइऑक्साइड प्रोवाइड करवाता था। लिख लेना ये, इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, जहां पे ये भी आपको कौन सी फेज में मिलता है, गैसियस। ऑक्सीजन भी क्या होती है, गैसियस फेज में। जो कैटलिस्ट है वो भी क्या मिलता है आपको, गैसियस फेज में। प्रोडक्ट भी कैसा मिलेगा, गैसियस ही मिलेगा। तो ये पहला एग्जांपल है होमोजीनियस कैटालिसिस का, जिसमें आपको क्या मिलता है, तीनों रिएक्टेंट भी, प्रोडक्ट भी और कैटलिस्ट भी क्या मिलते हैं, गैसियस फेज के अंदर आपको मिलते हैं। सेकंड एग्जांपल जैसा मैं आपको बता रहा था एस्टर के बारे में, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। ये है हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O C2H5। ये हमारे पास एस्टर दे रखा है, इसकी हम हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं, मतलब H2O का एडिशन करवा रहे हैं किसकी प्रेजेंस में, या तो बेस की या फिर एसिड की प्रेजेंस में। अब क्या है, ये भी किस फॉर्म में होता है, लिक्विड में। ये भी कौन सी स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट के अंदर। क्या है हमारे पास, एक मिथाइल है, सॉरी क्या दे रखा था, एस्टर है, जो हमारे पास इथाइल एस्टर के बारे में, ठीक है। इधर क्या है मिथाइल, इधर क्या है इथाइल, तो नाम क्या है इसका, इथाइल मिथाइल एस्टर के। आफ्टर अगर इसका वो आईयूपीएसी नेम करो तो देख लेना एक बार आप। अगर हम क्या करते हैं, इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, एडिशन ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। बाकी तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताया जाएगा, लेकिन बेसिकली क्या होता है, HOH का एडिशन मिलता है। तो क्या होगा, अगर ये बॉन्ड का क्लीवेज हो तो क्या मिलेगा, इस तरफ तो होगा H और यहाँ क्या मिलेगा आपको, OH का एडिशन। तो ये भी आपको बताया जाएगा कि क्यों होता है इसी बॉन्ड का क्लीवेज। दोनों हो सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ भी आ सकते हैं और इस बॉन्ड का क्लीवेज भी हो सकता है, ये भी मिलेगा और ये भी मिलेगा। अगर यहाँ H का एडिशन हुआ तो क्या होगा, यहाँ अगर H मिलेगा तो ये मिलेगा आपको C2H5OH। यहाँ क्या होगा, CH3C डबल बॉन्ड O और आफ्टर दैट क्या होगा, OH। मतलब एक तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3COOH, दैट मींस की इथेनोइक एसिड, और सेकंड जो है वो क्या मिलेगा आपको, इथेनॉल C2H5OH। और दोनों ही कौन सी स्टेट में मिलेंगे, लिक्विड स्टेट के अंदर आपको मिलने वाले। तो क्या चाहिए, अगर हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं एस्टर की, कोई भी एस्टर है अगर उसकी हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा प्रोडक्ट में, अल्कोहल और एसिटिक एसिड के बारे में। आफ्टर दैट एक आधा एग्जांपल और दो, जैसे डिप्लेशन ऑफ ओजोन है, O3 है। अगर हम उसकी रिएक्शन करवा दें क्लोरीन की प्रेजेंस में, क्या मिलेगी आपको, 2 of O3 3 टाइम्स ऑफ O2 का फॉर्मेशन करके देगा। रिएक्शन देखी होगी आपने, 10th क्लास की रिएक्शन थी कि जिसमें क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोरीन के बॉन्ड्स का क्लीवेज होता है, एक ऑक्सीजन के साथ जाकर के मिलता है, फिर एक ऑक्सीजन हटने के बाद O2 मिलेगा। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की रिएक्शन थी, अगर आपको +1 के अंदर और 10th दोनों के अंदर आपको ये बताई गई कि अगर हम ओजोन जो है O3 है, क्लोरीन की प्रेजेंस में अगर हम उसको रखते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की प्रेजेंस में, ये क्या करता है, ऑक्सीजन के अंदर डिकम्पोज होता है। तो ये कैटालिटिक डिकम्पोजिशन आपके पास दे रखा था। एक आधा एग्जांपल और दे लूं, कार्बन मोनोऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, किसकी प्रेजेंस में, नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रेजेंस में क्या करके देगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करवा के देगा आपको। ऑक्सीडेशन है, कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीडेशन है किसकी प्रेजेंस में, नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिलेगा। बहुत है इतने
4 एग्जांपल दूं तो आपको मेन जो पॉइंट था वो क्या था, कैटालिसिस के बारे में था, ठीक है ना। शुगर का एक आधा एग्जांपल और भी है तो देख लेना इसके अंदर कि जो है होमोजेनियस कैटालिसिस किसे कहा जाता है, जिसमें फेज आपको क्या मिलते हैं, सेम मिलते हैं, गैस 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 गैस, ये तीनों गैसियस फेज में थे। यहाँ क्या है, तीनों ही गैसियस हैं, ये तीनों क्या है, लिक्विड फेज में, ये क्या है, गैसियस फेज में। मोस्ट ऑफ एग्जांपल किसके मिलेंगे, गैसियस फेज के मिलेंगे। तो होमोजेनियस कैटालिसिस क्या होती है, जिसमें तीनों के फेज क्या मिलते हैं, आपको सेम मिलते हैं, उसे कहा जाता है होमोजेनियस कैटालिसिस। तो चलिए हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जो है हेट्रोजेनियस कैटालिसिस के बारे में। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास हेट्रोजेनियस कैटालिसिस के बारे में। हेट्रोजेनियस कैटालिसिस बेसिक क्वेश्चन है कि हेट्रोजेनियस कैटालिसिस में आपको क्या मिलेगा, जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का जो फेज है वो डिफरेंट मिलेगा, किससे, कैटालिस्ट से। तो कौन सा कैटालिस्ट है, इन विच state of phase of reactant, state or phase of reactant is different from catalyst। इसका फेज क्या होता है, कैटालिस्ट से डिफरेंट होता है, उनको क्या कहा जाता है, हेट्रोजेनियस कैटालिसिस कहा जाता है। अब ना बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जनरली आपको जो कैटालिस्ट है वो क्या मिलता है, सॉलिड मिलता है। ऐसी सभी हेट्रोजेनियस रिएक्शन, ऑलमोस्ट हेट्रोजेनियस रिएक्शन में आपको क्या मिलेगा, जो कैटालिस्ट है वो क्या मिलेगा, सॉलिड। तो बारी किसकी आती है, रिएक्टेंट की। अब रिएक्टेंट सॉलिड को छोड़ करके कुछ भी हो सकता है, वो क्या होगा, मोस्टली आपको गैसियस या फिर कौन सी फेज में मिलेगा, लिक्विड फेज में। तो जनरली a solid catalyst is used and the reactant in gaseous phase or sometimes in liquid। It is also called, ये भी ध्यान देना, it is also called surface catalysis। इसे क्या कहा जाता है, सरफेस कैटालिसिस भी कहा जाता है। सोचो क्यों, क्योंकि जो रिएक्टेंट है वो क्या है, सॉरी जो कैटालिस्ट है वो क्या है, सॉलिड। इसका मतलब लगभग ऑलमोस्ट जो रिएक्शन होनी है वो कहां पे होगी, इसी सॉलिड कैटालिस्ट की सरफेस पे होती है। एज क्यों क्यों कारण क्या था इसका, सरफेस कैटालिसिस क्यों कहा जाता है, एज almost reaction takes place at surface of catalyst। लगभग जो रिएक्शन है वो कहां होती है, सरफेस कैटालिस्ट की सरफेस पे होती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सरफेस कैटालिसिस भी कहा जाता है। ऑलमोस्ट रिएक्शन सरफेस पे होती है, ठीक है ना। और वो तो पॉइंट आपको बताया गया है एडजॉर्प्शन वाला, तो लेकिन थ्योरीज इसकी दो हैं, दोनों को हम देख लेंगे कि वो क्या है। अगर हम इसके कुछ एग्जांपल्स की बात करें, फर्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन का एडिशन करना कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, और वो क्या है, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। निकेल जो सॉलिड कैटालिस्ट है,
अगर इसकी प्रेजेंस में ये इथीन गैसियस फेज, ये लिक्विड सॉलिड फेज में था हमारे पास, ये क्या देगा हमें CH3CH3 इथेन गैस प्रोवाइड करवाएगा। प्रोडक्ट का कोई मैटर नहीं है। हेट्रो तभी बन जाता है जब एक फेज क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए। कोई भी एक फेज लगभग क्या होता है, रिएक्टेंट ही अलग हो जाता है इसमें, ठीक है ना। सेकंड एग्जांपल हेटेरो प्रोसेस वाला ले लीजिए, जिसमें क्या होता है N2 प्लस में क्या होता है 3 टाइम्स ऑफ H2, जो क्या करते हैं फेरस की प्रेजेंस में, सॉलिड की प्रेजेंस में दोनों गैस हैं क्या करते हैं, अमोनिया का फॉर्मेशन देंगे आपको। ये भी क्या है, हेटेरोजीनियस कैटालिसिस का एग्जांपल है। अगर थर्ड एग्जांपल की हम बात करें तो H2 2 टाइम्स ऑफ H2 प्लस में 1 मोल ऑफ H2O2 प्लैटिनम की प्रेजेंस में क्या करते हैं, H2O का, इसे कहा जाता है ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम कैटालिस्ट। प्लैटिनम की प्रेजेंस में अगर मैं हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन करवाता हूं तो क्या H2O आपको वहां पे मिलने वाला है, ठीक है ना। तो ये दो तीन एग्जांपल हैं किसके, हेटेरोजीनियस कैटालिसिस। तो बच्चों नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है थ्योरी के बारे में, कि कंप्लीट ये जो कैटालिटिक रिएक्शंस हैं, कैटालिस्ट की प्रेजेंस में जो रिएक्शंस है ये कैसे होती है। दो थ्योरी बेसिक बनाई गई, एक को कहा जाता है इंटरमीडिएट थ्योरी, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की थ्योरी, और दूसरी है हमारे पास एब्जॉर्प्शन की। तो अभी हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो इसी पर है। तो अब तक कैटालिसिस किया है हमने, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा है, इसको ध्यान से करना, अच्छे से करना कि ये क्या क्या है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों हमारे पास क्या था, थ्योरीज के बारे में। थ्योरी ऑफ कैटालिसिस, कि जो कैटालिसिस है ये कैसे कैसे होता है। वैसे तो ना ये जंक्शंस हैं, ये बता देता हूं मैं पहले कि थ्योरी का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को स्टडी करके बनाया गया पैटर्न सा है ना, किसी थीसिस को लिखा जाता है, किसी बात को लिखा जाता है उसको स्टडी करके। तो कैटालिसिस जो है वो बहुत सारे अलग अलग थ्योरीज के टाइप की होती है, लेकिन या मोस्ट कॉमन जो है वो हमारे पास कितनी है, दो थ्योरीज है। तो ये है, मैं किनके बारे में बात कर रहा हूं, मोस्ट कॉमन टाइप्स के बारे में बात कर रहा हूं। वो कितने हैं हमारे पास, दो हैं। फर्स्ट जो है वो है इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी के बारे में। और वहीं पर जो सेकंड है वो है हमारे पास एब्जॉर्प्शन थ्योरी। दोनों ही कामयाब हैं, दोनों ही हमें बढ़िया से चीजों के बारे में बता सकती हैं। एब्जॉर्प्शन थ्योरी के अंदर दोनों नाम से ही बता रही है। वैसे इसमें क्या बनेगा, एक इंटरमीडिएट बनेगा कैटालिस्ट के साथ, और इसमें कैटालिस्ट पर क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। दो बेसिक थ्योरीज हैं जो हमें क्या करती है, कैटालिसिस के बारे में बताती है कि कंप्लीट कैटालिसिस रिएक्शन कैसे होती है। तो थ्योरीज ऑफ कैटालिसिस, जिसमें सबसे पहली क्या है, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन या कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी, इसके बारे में बात करते हैं। According to this theory, and catalyst जनरली क्या होता है वो आपके पास मतलब इसके केस में, सॉरी एब्जॉर्प्शन के केस में तो वो जनरली आपको क्या मिलेगा, सॉलिड ही मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम लिक्विड हो सकता है, गैस पर तो एब्जॉर्प्शन होगा नहीं ना। तो क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, जो पहली है कौन सी, कंपाउंड इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन वाली, and catalyst first reacts with one of the reactant, पहले ध्यान देना इस बात पे, reacts with one of the reactant to form an intermediate compound. सबसे पहले क्या होता है कि एक रिएक्टेंट, कोई भी रिएक्टेंट, दो या तीन जितने भी थे उनमें से कोई भी एक रिएक्टेंट सबसे पहले क्या करता है, किसी कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है। आफ्टर दिस
intermediate compound. After this, the another reactant. After this, the another reactant. जो दूसरा reactant है वो क्या होता है? Reacts with the intermediate compound. Reacts with the intermediate compound to give desired product. क्या करता है बाद में ये जो है वो क्या करता है, वो जो इंटरमीडिएट कंपाउंड बना था वो किसी दूसरे रिएक्टेंट के साथ, जो बचा हुआ रिएक्टेंट है उसके साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। बेसिक बात जो बता देता हूं, लिमिटेशंस। ये जो थ्योरी है वो नॉर्मली क्या करती है, किसी दो रिएक्टेंट के ही काम आती है। मतलब मैक्सिमम आपके पास कितने होने चाहिए, दो रिएक्टेंट होने चाहिए, तो ही ये थ्योरी एप्लीकेबल थी। हालांकि बाद में भी समटाइम्स हो जाता है, लेकिन बेसिक जो आप समझ पाते हो इस थ्योरी को, कंप्लीट जो समझ पाते हो वो सिर्फ दो रिएक्टेंट के लिए कर पाते हो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास ए और बी दो रिएक्टेंट है और सी वहां पर क्या है, एक कैटलिस्ट है। समझ पाई बात है? जो आपको क्या करने वाले हैं, ए बी प्रोडक्ट प्लस में आपको सी वापस वैसे का वैसा मिलने वाला है। ये रिएक्शन कैसे हुई है, सबसे पहले ए ने रिएक्शन की किसके साथ, बी सॉरी ए ने किसी एक रिएक्टेंट ने ए या बी में से जिसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी कम हो, जिसके साथ रिएक्ट करना आसान होगा, वो एक रिएक्टेंट पहले क्या करेगा, सी के साथ रिएक्शन करेगा कैटलिस्ट के साथ, और वो क्या करेगा, एक इंटरमीडिएट बनाएगा जो ये है हमारे पास AC। क्या है ये, इंटरमीडिएट। अब बाद में ये इंटरमीडिएट क्या करेगा, बी के साथ रिएक्शन करेगा और किसका, AB प्लस में सी का फॉर्मेशन करेगा। समझ में आई बात है? तो ये क्या है, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, एक कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी, जिसमें क्या बनता है, रिएक्टेंट पहले इंटरमीडिएट बनाता है, ये इंटरमीडिएट लोअर रखते हैं एनर्जी को, और यही क्या करता है, बाद में रिएक्शन करना थोड़ा आसान कर देता है। क्यों? क्योंकि पहले ए और बी डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, रिएक्शन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, हाई है। लेकिन जो इंटरमीडिएट बनता है, नोट रखना बात है, क्या बनता है, जो इंटरमीडिएट बनता है वो क्या करता है, लोअर एक्टिवेशन एनर्जी पे बनता है, लोअर एक्टिवेशन एनर्जी पे काम करता है। मतलब अब उसके साथ रिएक्शन करना एज कंपैरिजनल बी को ए के साथ मुश्किल लगा और बी को एसी के साथ रिएक्शन करना आसान लगा, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी उसके इंटरमीडिएट की क्या है, कम है। समझ में आई बात? एग्जांपल की अगर हम बात करें, जैसे कि हमारे पास है एसिटिक एसिड CH3COOH, एसिटिक एसिड दे रखा है, इथर का फॉर्मेशन। सबसे पहले क्या होता है कि जो एसिटिक एसिड है वो H2SO4 के साथ अगर मैं रिएक्शन करवाऊं, डाइल्यूट मैंने कंसंट्रेटेड हमने क्या कर रखा है, H2SO4 दे रखा है। अगर हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं एसिटिक एसिड के साथ में, तो क्या होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बेसिक बोलूं तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। मतलब पॉजिटिव, इस पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। इसका तो आपको पता है कि असल में क्या होता है, SO4 ऐसा होता है OHSO3, यही तो होता है ना, सॉरी SO2OH। H2SO4 को कैसे लिखते हैं हम, यही तो है, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यहाँ क्या होता है OH, यहाँ पे क्या होता है हमारे पास OH के बारे में। तो क्या लिखा मैंने, ये OH है, ये क्या है SO2 है, ये रहा, आफ्टर दैट क्या है, ये OH है। तो अगर हम एसिटिक एसिड की H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो पहले क्या होगा, H2O का इवोल्यूशन, और क्या मिलेगा आपको, ये मिल जाएगा CH3, आफ्टर दैट क्या होगा, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, फिर क्या मिलेगा आपको, SO3H। इसको नाम दिया जाता है एसिटिक हाइड्रोजन सल्फेट। क्या बोलते हैं इसको, एसिटिक हाइड्रोजन, और ये कौन सा ग्रुप था इसके साथ, सल्फेट। तो ये बना यहाँ पे इंटरमीडिएट। अब यही इंटरमीडिएट जो है, जो क्या है,
CH3C डबल बॉन्ड O, आफ्टर दैट O क्या है यहाँ पे हमारे पास SO3 और क्या दे रखा था OH, सॉरी SO2OH ना, SO3H। एसिडिक हाइड्रोजन सल्फेट दोबारा से क्या करता है CH3COH के साथ रिएक्शन करेगा, मतलब 2 मोल। अगर दोबारा रिएक्शन करता है तो क्या मिलेगा, कुछ और तो नहीं बता रहा। हमें एस तो नहीं बनाना था, हमें इथर के बारे में बात करनी थी, है ना। तो बेटा ये एस्ट्रिफिकेशन का एग्जांपल है, आपको ये भी है, लेकिन मैं आपको इथर के एग्जांपल के बारे में बता रहा था, तो वो देखो आप कैसे है। मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको उसको बताता हूँ। या फिर क्या है कि यहाँ हमारे पास है इथर, तो ये देखो जरा कैसे मिलेगा आपको। क्या है, ये है C2H5OH, एल्कोहल ले रखा है। अगर इसकी रिएक्शन करवाते हैं HOSO2OH, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, अगर अल्कोहल की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, H2O का रिमूवल, क्या मिलेगा आपको C2H5, आफ्टर दैट क्या होगा OSO3H मिलेगा, OSO3H। और ये जो इंटरमीडिएट बना जो क्या था C2H5OSO3H, ये दोबारा से क्या करता है C2H5 के साथ रिएक्शन करेगा। C2H5OH मतलब एक मोल यहाँ था, एक मोल यहाँ था, दोनों मोल अल्कोहल की क्या करते हैं जब रिएक्ट करेंगे। अब ये ना ऊपर से जारी होगी क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन ही ऐसा, जब आपको बाद में बताया जाएगा ना तो ये करवा देंगे। मतलब ये क्या करेगा, H को लेगा तो दोबारा से क्या, ये वाला चीज मतलब H2SO4 फिर से मिलेगा, तो क्या मिलेगा यहाँ पे C2H5O, आफ्टर दैट क्या होगा C2H5, मतलब आपको डाया इथाइल ईथर। प्लस में क्या मिल जाएगा H2SO4 दोबारा से, क्योंकि ये तो क्या था कैटलिस्ट था, ठीक है ना। अगर ज्यादा समझ में नहीं आया क्योंकि वो एस्ट्रिफिकेशन के बारे में था, हमें तो इथर के बारे में बात करनी थी। तो क्या है आपके पास, अगर अल्कोहल का कोई एक मोल पहले अगर हम H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो आपको क्या मिलता है, असल में तो ये और ये प्रोडक्ट मिलता है। लेकिन थ्योरी क्या कहती है कि पहले एक मोल इसके साथ रिएक्शन करता है, इंटरमीडिएट बनता है, इंटरमीडिएट के साथ वो दोबारा रिएक्शन करेगा, तब जाकर के क्या होता है प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन मिलता है। और इस थ्योरी का नाम क्या था हमारे पास, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी था। चलिए नेक्स्ट थ्योरी पे चलते हैं, जो कौन सी है हमारे पास, एडजॉर्प्शन थ्योरी के बारे में। तो सेकंड थ्योरी था हमारे पास कौन सा, एडजॉर्प्शन थ्योरी। अब एडजॉर्प्शन थ्योरी करते आए, एडजॉर्प्शन के बारे में तो करते ही आए। ये सॉलिड क्या होता है, एडजॉर्बेंट है, जिसको हम आजकल अब क्या कर लेंगे, कैटलिस्ट ले लेंगे। उस कैटलिस्ट पर क्या होंगे, कोई गैस है या लिक्विड है, जाकर के क्या होगा, एडजॉर्ब होगा। और जब एडजॉर्ब होगा तो एडजॉर्प्शन दो प्रकार का, या फिजिकल या क्या होगा, केमिकल। लेकिन अगर कैटालिसिस की बात चल रही है तो केमिकल एडजॉर्प्शन होगा, मतलब केमिकली एडजॉर्ब हो जाएंगे। और अब क्या करेंगे, केमिकली एडजॉर्ब होने के बाद वो रिएक्टेंट क्या कर लेंगे, प्रोडक्ट बना लेंगे। मतलब सिंपल सा काम है, लेकिन बातें जो है ना वो 2-3 है ध्यान रखने वाली है कि अगर ऐसा होगा तो ही एडजॉर्प्शन थ्योरी अप्लीकेबल होगी। और वो देखो जरा क्या है, पहले इसी थ्योरी के बारे में बात करते हैं। एडजॉर्प्शन थ्योरी का मतलब क्या है, इस थ्योरी में क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, पहले ना इस थ्योरी की खासियत बता देता हूं। This theory explains the effect of surface of a solid catalyst
कैटलिस्ट इन केमिकल रिएक्शन, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में किसी सॉलिड कैटलिस्ट के सरफेस का कितना बड़ा महत्व होता है, कितनी इंपॉर्टेंस होती है, ये थ्योरी हमें क्या करती है, एक्सप्लेन करके बताती है। क्यों बताती है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी टू ऑफ द रिएक्टेंट, दोनों के दोनों रिएक्टेंट, जैसे उसमें क्या था, एक रिएक्टेंट था ना, टू ऑफ द, मान लो क्या है, गैसियस रिएक्टेंट है, ये कोई भी है रिएक्टेंट, फर्स्ट adsorb on active site of catalyst, कि सबसे पहले दोनों के दोनों जो रिएक्टेंट हैं वो क्या होते हैं, किसी उस कैटलिस्ट की एक्टिव साइट पर जाकर के एडजॉर्ब होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होते हैं कि फर्स्ट एडजॉर्ब ऑन द एक्टिव साइट ऑफ द कैटलिस्ट इफ they have sufficient energy, if they have sufficient energy, अगर उनके पास एनर्जी है, काफी ज्यादा टेम्परेचर है, get chemically absorbed एंड जहां पर लगे थे, ध्यान दो इस बात पे, मतलब मैं थोड़ा सा अगर ग्राफिकली बताऊं, मान लो ये आपके पास क्या था, एक सॉलिड कैटलिस्ट था, यहां पर एक्टिव साइट किसको नाम दिया गया, जहां पर जो दोनों गैसेज हैं, एक्टिव साइट वो होती है जहां दोनों गैस एक साथ बिल्कुल पास पास क्या होती हैं, एडजॉर्ब होती है। मतलब ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी रिएक्टेंट था, ये कैटलिस्ट क्या था, सी था। इस सी कैटलिस्ट की कोई भी साइड एक्टिव हो सकती है, कोई प्रेफर नहीं है इस चीज पे, ये मत सोचना कि ये इसी को कहां पर बोलेंगे, ये भी हो सकती है। मतलब अगर ए यहाँ है, बी यहाँ है, तो इसको नहीं बोल सकता, लेकिन ए यहाँ और बी यहाँ है, तो ये साइड कौन सी है, एक्टिव साइड है, जहां पर दोनों गैसेस क्या होती हैं, बिल्कुल पास में क्या होती हैं, एडजॉर्ब होती हैं, उनके मॉलिक्यूल। तो ये ए और बी मान लो इस साइड पर जाकर के क्या होते हैं, एडजॉर्ब होते हैं। अगर इनके पास अच्छा वाला टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर हाई होने के कारण ये क्या करेंगे, यहाँ पर केमिकल बॉन्ड बना लेंगे, क्या कर लेंगे, केमिकल बॉन्ड बना लेंगे। तो जरा पढ़ो इस बात को कि ये जो थ्योरी है ये क्या करती है, इफेक्ट को बढ़िया तरीके से बताती है कैटलिस्ट को किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। और अगर उनके पास क्या होता है, टेम्परेचर होता है, अगर अच्छा वाला टेम्परेचर है, तो जिस जगह पर वो जुड़े होते हैं वहां पर बॉन्ड बना लेते हैं, और उस साइट को कहा जाता है एक्टिवेटेड सरफेस कॉम्प्लेक्स। सफिशिएंट एनर्जी होने के कारण दे गेट कैमिजोर्ब, यहां पर कैमिजोर्ब लिखना था, केमिकली एडजॉर्ब। सफिशिएंट एनर्जी के होने के कारण वहां वो क्या होते हैं, केमिकली एडजॉर्ब हो जाते हैं, एंड दिस साइट इज नाउ कॉल्ड, अब इसको क्या बोलेंगे, इसको, अब जो बना जहां पर ए भी है, बी भी है, और वो एक्टिव साइट भी है, इट्स कॉल्ड एक्टिवेटेड सरफेस कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड सरफेस कॉम्प्लेक्स, तो एक्टिवेटेड सरफेस कॉम्प्लेक्स क्या है, ये वाला पार्ट है। सी कैटलिस्ट का मान लो ये कितना पार्ट था, एस सरफेस एरिया था, तो अब क्या था, ए बी एस जो बनेगा वो क्या बनेगा, एक्टिवेटेड सरफेस कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्यों, क्योंकि इतने सरफेस एरिया ने क्या किया है, ए और बी के साथ केमिकली एडजॉर्प्शन किया है, एबीएस बनेगा। समझ में आई बात? अब क्या है, तो एक गैस आई जाकर के एडजॉर्ब हो गई, अब प्रोडक्ट कब मिलेगा, जब ये गैस यहां से वापस से क्या हो, डिसॉल्व। मतलब अगर रैपिडली डिसॉर्प्शन होता है, कब ए और बी अलग अलग थे, केमिकली एडजॉर्ब हुए, आपस में क्या करेगा, केमिकल बॉन्ड बनाएगा। अगर डिसॉर्प्शन होगा तो सरफेस एरिया वापस और क्या मिलेगा आपको, AB प्रोडक्ट मिल जाएगा। समझ में आई बात? ये सबसे पहले क्या था, एक्टिवेटेड सरफेस क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स बनता है। आफ्टर दिस
द कॉम्प्लेक्स get rapidly dissolved to give product। क्या करने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए वो वापस से क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। थ्योरी को ना दोबारा देखो आप, आपके पास एक सॉलिड कैटलिस्ट होगा, कोई भी गैसियस या लिक्विड फेज में क्या होंगे, रिएक्टेंट, वो जा करके पहले उसके किसी एक पार्ट पर जा करके जुड़े, जहां पर वो पास पास जुड़ते हैं और केमिकल बॉन्ड बना लेते हैं, उसे कहा जाता है एक्टिवेटेड सरफेस कॉम्प्लेक्स। अब वो एक्टिवेटेड सरफेस कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट है हायर एनर्जी, क्या करेगा, डिसॉर्प्शन करेगा, और जब डिसॉर्प्शन होगा तो क्या होगा, सरफेस एरिया तो वही रहेगा, तो क्या होगा, वो ए और बी जो पहले अलग अलग थे, पास होने के कारण केमिकल बॉन्ड बने थे, अब वो ए बी प्रोडक्ट के रूप में क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। अब जो मेन बात है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ, मैं लिखवा तो नहीं रहा, तो मेन पॉइंट है इसका, वो मैं बता रहा हूँ। प्रॉब्लम कहाँ आती है, सम टाइम ये भी तो हो सकता है कि कोई एक रिएक्टेंट बढ़िया एडजॉर्ब होता हो, मतलब अगर उसका एडजॉर्प्शन का रेट किसी दोनों में से एक का ज्यादा हुआ तो वो जाकर के ज्यादा सरफेस क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। इसके कारण क्या मिलेगा, किसी दूसरे रिएक्टेंट को सरफेस नहीं मिलेगा, इसका मतलब वहां पर क्या होंगे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बहुत कम बनेंगे, मतलब प्रोडक्ट का रेट आपको क्या मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। तो पहली प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर दोनों का रेट एडजॉर्प्शन का डिफरेंट हुआ, एप्रिशिएबली काउंटेबल नहीं हुआ, तो इसका मतलब एक का एब्जॉर्प्शन ज्यादा और दूसरे का होगा बहुत कम, जिसके कारण क्या होगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बहुत कम बनेंगे और आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। तो मतलब क्या होना चाहिए, दोनों गैस ऐसी होनी चाहिए जिनका एब्जॉर्प्शन का रेट चाहे इक्वल ना हो, लेकिन ऑलमोस्ट ऐसा हो कि एक कंपैरिजनल पार्ट में मिले, मतलब चाहे वो 60-40 हो, लेकिन 40 तो प्रोडक्ट बना सकता है। अगर वो 95 और 5% का रेशियो रखते हैं तो कैसे प्रोडक्ट बन पाएगा, इतना ज्यादा यील्ड नहीं मिलेगी हमें। चाहे वो इक्वल ना हो, लेकिन दोनों का एब्जॉर्प्शन का रेट अच्छा वाला होना चाहिए। दूसरी बात, अगर किसी भी रिएक्टेंट ने बॉन्ड अगर सरफेस के साथ, दैट मींस कि कैटलिस्ट के साथ अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लिया, तो क्या होगा, वो बॉन्ड टूट नहीं पाएगा, मतलब वो क्या नहीं होंगे, डिसॉल्व नहीं होंगे, और जब तक वो डिसॉल्व नहीं होंगे तब तक दूसरे गैस के मॉलिक्यूल आकर के नहीं जुड़ेंगे और आगे की प्रोसेस, आगे के प्रोडक्ट्स को नहीं बना पाएंगे। मतलब दो बातें हैं। सबसे पहली बात क्या है, बोथ रिएक्टेंट should adsorb काउंटेबल या फिर एप्रिशिएबली, मतलब एक पोर्शन के अंदर, ढंग के पोर्शन के अंदर वो क्या होने चाहिए, एडजॉर्ब होने चाहिए। दूसरी बात, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो बनता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स शुड डिसॉल्व रैपिडली, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को जल्दी से हटना पड़ेगा, रैपिडली क्या होना पड़ेगा, रिमूव, वहां से डिसॉल्व होना पड़ेगा, टू प्रोवाइड सरफेस, क्या करने के लिए, सरफेस प्रोवाइड करवाने के लिए, फॉर फर्दर रिएक्शन, आगे की रिएक्शंस को सरफेस प्रोवाइड करवाने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, रैपिडली वहां से हटना पड़ेगा, डिसॉल्व होना पड़ेगा। तो मतलब कि एडजॉर्प्शन थ्योरी भी कुछ ऐसी ही है, सॉलिड कैटलिस्ट के तौर पर काम आती है। एग्जांपल लिख देना बेटा, हाइड्रोजनेशन वाला होता ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लैटिनम या प्लैटिनम, निकल भी था, क्या करता है, CH3 प्रोवाइड करवाता था आपको, यही है गैस, गैस के दोनों मॉलिक्यूल प्लैटिनम के ऊपर जाएंगे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, CH3 में बदलेंगे, अलग हो जाएंगे, और मॉलिक्यूल्स जाएंगे, और मॉलिक्यूल्स जाकर के फिर अटैच होंगे, केमिकली एडजॉर्ब होंगे, फिर वापस से क्या होंगे, वहां से हट जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। तो ये थी हमारे पास कौन सी,
एडजॉर्प्शन थ्योरी के बारे में। बाकी आप इसको पढ़ लेना एक बार, बिल्कुल इजी सा काम है वैसे तो। और क्या है, दो डेफिनेशन और देख लीजिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैटालिसिस के बारे में। हालांकि मैं थोड़ा यूं ही बता देता हूँ, आप इसको नोट कर लेना अगला पॉइंट अपना कि पॉजिटिव कैटालिसिस एंड नेगेटिव कैटालिसिस क्या होता है। कि वो केमिकल सब्सटेंस या वो कैटालिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, इसे कहा जाता है पॉजिटिव कैटालिसिस। और ऐसे कैटालिस्ट को बोलते हैं पॉजिटिव कैटालिस्ट। नेगेटिव कैटालिसिस जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, उनको क्या कहा जाता है, नेगेटिव कैटालिस्ट। जैसे मोलिब्डेनम आपने देखा होगा, बहुत सारी रिएक्शंस के अंदर क्या करते हैं, नोट बहुत सारी, कुछ रिएक्शंस में हम क्या करते हैं, मोलिब्डेनम एज ए पॉइजन यूज करते हैं। वो क्या करते हैं, उसकी रिएक्शन को डिक्रीज करने के, एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज करने के क्या आते हैं, काम आते हैं। ठीक है ना। पॉइजन के बारे में आएगा इसी में, तो बता दिया जाएगा आपको कुछ बातों में। अभी तक दो बातें याद रखो, दो बेसिक टर्म्स याद रखो कि पॉजिटिव कैटालिसिस क्या होता है, नेगेटिव कैटालिसिस क्या होता है। एक रेट को क्या करता है, इंक्रीज और एक्टिवेशन एनर्जी को लो, दूसरा क्या करता है, रेट को डिक्रीज और एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। इन दोनों कैटालिसिस को क्या कहा जाता है, पॉजिटिव कैटालिसिस। एक पॉइंट और है, शायद आपको वो बुक में मिले ना मिले, मैं यहां बता देता हूं, ऑटो कैटालिसिस, इसको भी लिख ले। ऑटो कैटालिसिस में क्या होगा वो देखो आप। आपने मान लो कि दो रिएक्टेंट हैं ए और बी, ये क्या करते हैं, किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं। ऐसा तो होता नहीं पूरा प्रोडक्ट एक साथ बन जाता है। मान लो 1 लीटर ए है, 1 लीटर ही बी है, 200 ml उन्होंने प्रोडक्ट बना लिया अपनी तरफ से। अब ये जो 200 ml प्रोडक्ट बना है, मान लो और ज्यादा ए और बी प्रोडक्ट नहीं बना सकते, तो इसी का जो प्रोडक्ट है वो वापस क्या है, तो उसी के अंदर, ये तो पता है ना हमें। ऐसा तो होता नहीं कि किसी एक कंटेनर में से हम दोनों में, दो कंटेनर को एक में मिलाते हैं तो प्रोडक्ट बाहर फेंक दिया जाता है, ऐसा तो है नहीं। जो रिएक्टेंट थे उनको मिक्स करने पर थोड़ा बहुत प्रोडक्ट बन गया। जो प्रोडक्ट अब आपके पास बना, अगर यही प्रोडक्ट क्या करता है, कैटालिस्ट के तौर पर काम करना शुरू कर दे, तो ऐसो को क्या कहा जाता है, ऑटो कैटालिस्ट कहा जाता है। तो केमिकल रिएक्शन हमारे सिलेबस के अंदर इसकी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। इफ द प्रोडक्ट फॉर्म during a chemical reaction act itself as a catalyst, then it is known as autocatalysis। ऐसी प्रोसेस को, फिनोमेना को क्या कहा जाता है, ऑटो कैटालिसिस कहा जाता है, जिनको बाहर से कैटालिस्ट की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो ये तो है हमारे पास किसके बारे में, कैटालिस्ट के बारे में। तो अभी जो नेक्स्ट हम करने वाले हैं वो होंगे कुछ फीचर्स के बारे में पढ़ लेंगे। सॉलिड कैटालिस्ट की क्वालिटीज हैं बहुत सारी। और क्या आएगा कैटालिसिस में, एंजाइम कैटालिसिस आएगा। वो काफी बड़ा पॉइंट है हमारे पास, मतलब कल का लेक्चर लग जाएगा उस पे पूरा, एंजाइम्स की कैटालिसिस कैसे होती है। आफ्टर दैट कोलोइडल स्टेज शुरू हो जाएगा इस चैप्टर का, जो अलग ही एक पार्ट आएगा पूरा सरफेस का। तो चलिए आज तो बस इतना ही करते हैं। थैंक यू इसके लिए। और पूरा पोर्शन ध्यान से दोबारा देख लेना वीडियो को, एक बार में ना समझ आए तो। वैसे बिल्कुल आसान से है, जितने भी टॉपिक हमने